नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी विजय की विसात की। जी हाँ, बुधनी और विजयपुर में जल्द उपचुनाव होंगे। दोनों सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस पूरा दम लगा रही है। कांग्रेस ने नया प्लान भी तैयार किया है और वो दोनों क्षेत्रों के लिए 30-30 विधायकों की टोली बनाएगी। इस टोली का काम बूथ मैनेजमेंट का होगा। तो इधर बीजेपी पर इस सीटों को जीतने की जिम्मेदारी होगी, लिहाजा वो कांग्रेस के प्लान पर तंज कस रही है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस का ये प्लान कितना कामयाब होगा और क्या विधायकों की टोली बनाकर कांग्रेस जीत का स्वाद चख पाएगी। आज इन्हीं चर्चाओं को बातचीत इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बुधनी और विजयपुर पर ध्यान, कांग्रेस ने बनाया खास प्लान। अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के बाद अब नंबर बुधनी और विजयपुर का है। इन दोनों सीटों पर नवंबर में उपचुनाव होंगे, लिहाजा इसकी तैयारी कांग्रेस ने तेज कर दी है। कांग्रेस ने बकायदा इसके लिए एक खास प्लान तैयार किया है। उसने तय किया है कि वो दोनों क्षेत्रों के लिए 30-30 विधायकों की टोली बनाएगी। इनका मुख्य काम बूथ प्रबंधन का होगा। इसके लिए ये प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता का चयन करेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस इन सीटों को जीतने के लिए पूर्व विधायकों को भी मैदान में उतारेगी। बुधनी और विजयपुर के उपचुनाव में कांग्रेस के 30-30 विधायकों की टीम बनाई जाएगी। ये विधायक वहां पर जाकर बूथ पर फोकस करेंगे और उनके अनुभव का लाभ वहां के कार्यकर्ताओं को मिलेगा कि बूथ मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है। ये विधायक वहां पर कार्यक्रम उत्साह का संचार करेंगे, साथ ही सरकार की विफलताओं को गिनाएंगे और कांग्रेस की रीति नीतियों का प्रचार करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में मंत्री बनने के बाद बुधनी की सीट खाली हुई है। तो विजयपुर से कांग्रेस से विधायक रहे रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद यहाँ भी उपचुनाव की स्थिति है। वहीं बीजेपी भी इन दोनों सीटों को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अब उसकी क्या तैयारी है और वो कांग्रेस के प्लान को कैसे देख रही है, ये जान लीजिए। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत मिली, जनता जनार्दन का प्यार और समर्थन मिला। लोकसभा में जिस तरह कांग्रेस को जीरो पे सफाया करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 29 की 29 सीट पे कमल खिलाया जनता जनार्दन के प्यार और आशीर्वाद से, उसी तरह इन उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये पूरे नियत से, नीति से और पूरी ट्रांसपेरेंसी से पूरी टीम के साथ इन दोनों उपचुनाव के लिए तैयार है। और वहां पे भी जनता का वही प्यार, समर्थन, सम्मान मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी हकदार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति में बुधनी और विजयपुर दोनों सीट पर पलड़ा बीजेपी का भारी है। बुधनी में तो कांग्रेस के कई प्रयोग पहले भी असफल रहे हैं। हालांकि विजयपुर में उसकी पकड़ रामनिवास रावत के तौर पर थी, लेकिन अब वो बीजेपी के हो चुके हैं। ऐसे में इन दोनों सीटों को जीत पाना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। हालांकि उसने जो प्लान बनाया है वो कितना सफल होगा, कांग्रेस के विधायक बूथों पर कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाएंगे, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमरावती टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। और चुनाव की तारीखों का भले ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये तो तय है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना है। और कांग्रेस जिस प्रकार से अब सड़कों पर दम दिखा रही है, 10 दिन के अंदर 3-4 बड़े आंदोलन और अब विजयपुर के लिए 30-30 विधायकों की ड्यूटी। तो जिस स्टाइल में बीजेपी अभी तक चुनाव लड़ती रही है, खासतौर से उपचुनाव, उसी स्टाइल में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा संकट है, या कांग्रेस इन सारे विधायकों को इतनी जल्दी मैनेज कर पाएगी, क्योंकि लगभग उतने ही विधायक है उनके पास, 64 विधायक और 60 को वो लगा देगी। देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस ने दोनों ही उपचुनाव को, चाहे वो बुधनी का हो चाहे विजयपुर का हो, ये दोनों उपचुनाव को बहुत दमदारी से लड़ने का प्लान किया है। अब आप देख रहे होंगे निश्चित रूप से मनोज जी की पिछले 15-20 दिनों से कांग्रेस में जो सक्रियता दिखाई दे रही है, वो सक्रियता मेरे अंदाज से विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार दिखाई दी है, लोकसभा चुनाव के बाद।
और जिस तरह से कांग्रेस ने अमरवाड़ा का सीट खोया, अपने पाले से बीजेपी के पाले में पहुंच गई वो, उससे कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। और इस झटके को कम करने के लिए और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए मुझे लगता है बुधनी और विजयपुर में पूरा जोर लगाएगी। लेकिन बुधनी में जिस तरह से लंबे समय से बीजेपी की जीत होती रही है, लगातार वहाँ भाजपा के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान लगातार जीते और कई बार 2-3 बार दूसरे लोगों को भी टिकट दी गई तो वो भी जीते। तो मुझे लगता है कि बुधनी की सीट बहुत, और कई का प्रयोग भी किए कांग्रेस ने, कई बड़े नेताओं को भी वहां उतारने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रयोग उनका सफल नहीं हुआ। तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद, सांसद बनने के बाद जो सीट खाली हुई थी, उस पर बहुत ज्यादा चांस तो नहीं दिखता मुझे कांग्रेस के लिए। लेकिन हाँ, विजयपुर क्योंकि परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की, भले ही कांग्रेस से उनके जो परंपरागत सीट को बचाए रखने की जिम्मेदारी जिन पर रहती थी, रामनिवास रावत पूर्व मंत्री और वर्तमान में बीजेपी के शासनकाल में वन मंत्री हैं, उनके उनके थ्रू मुझे लगता है कि भाजपा वहां जोर लगाने के एक बार प्रयास करेगी। लेकिन कांग्रेस को अभी भी वहां उम्मीद काफी है, और संभवतः यही कारण है कि बहुत सारे जतन करने के बाद मुझे लगता है कि 30 विधायकों को जो नियुक्त करने की बात चल रही है, यदि उनकी नियुक्ति होती है और वो समय पे वहां पहुंच पे बूथ प्रबंधन का काम देखते हैं, 3-3, 4-4 बूथ अपने हिस्से पे लेके, तो मुझे लगता है कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति है ये। और इस रणनीति की काट के लिए भाजपा को भी आने वाले दिनों में कुछ बड़े काम या बड़े चुनावी जमावट करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेकिन जो परिस्थितियां आज है, हालांकि चुनाव की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन हम मोटे तौर पे मान सकते हैं कि सितंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह में ये घोषणा अक्टूबर से क्योंकि अभी सितंबर में अभी संभावना नहीं है। हरियाणा में वोटिंग की तारीखें बदल रही है, सितंबर में संभव नहीं है, लेकिन अक्टूबर में संभव है कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर दे, और तब तक काफी अभी समय है दोनों ही दलों के पास। दोनों ही मध्य प्रदेश में प्रमुख दल है और दोनों दलों के पास काफी समय है, काफी तैयारी करने के लिए उनको पर्याप्त समय मिल रहा है। जो चौसर बिछाना है, चुनावी चौसर, उसके लिए निश्चित रूप से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता काफी सक्रियता से काम करेंगे आने वाले दिनों में, ऐसा लगता है। और ये दोनों ही जगह के चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं, ऐसा मुझे अभी से प्रतीत होने लगा है। तो प्रभु जी, चुनाव दिलचस्प होंगे, लेकिन एक कहावत भी है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़। ऐसा हमने बीजेपी के साथ भी देखा कई बार कि कई उपचुनाव वो इसीलिए हार गए कि अभी दमोह पिछली बार हमने देखा था, उदाहरण है, कोलारस, मुंगावली जैसे चुनाव है कि इतने ज़्यादा भारी लोगों की फौज उतार देते हैं तो स्थानीय कार्यकर्ताओं के पास करने को कुछ बचता नहीं है। तो ये खतरा बीजेपी के साथ भी होगा और कांग्रेस के साथ भी होगा। और हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी इसको हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा जब लाडली बहनों के खाते में पैसे का जो कार्यक्रम हुआ वो उसी विजयपुर के तहसील कराहल में किया गया। अभी जो हमने देखा कि 2-3 बड़े कार्यक्रम हुए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में हुई, लेकिन पूरे ग्वालियर चंबल को साधने का प्रयास किया गया। तो ऐसे में मामला कठिन कहाँ आपको लग रहा है, विजयपुर ज़्यादा दिलचस्प होगा या बुधनी? देखिए मनोज जी, चुनाव तो कोई भी जो है आसान नहीं होता, दोनों चुनाव कठिन है और दोनों चुनाव दिलचस्प भी होने वाले हैं जी। क्योंकि एक जगह शिवराज सिंह चौहान की साख दांव पर लगी हुई है। शिवराज सिंह ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है, जितने ज़्यादा मार्जिन से, और इसके पहले जब विधानसभा चुनाव ने उसी बुधनी में जो जीत हासिल की, जो मार्जिन था, अब तुलना वहाँ से होगी कि लोकसभा में बुधनी में शिवराज को कितने वोट मिले थे और विधानसभा में शिवराज को कितने वोट मिले, और अब उपचुनाव में जो भी कैंडिडेट होगा बीजेपी का उसको कितने वोट मिल रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा, यदि कहें तलवार की धार पे यदि कोई है तो वो शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी नहीं है। क्योंकि बुधनी में बीजेपी को जीतना लगभग तय मान के चलिए आप, क्योंकि बीजेपी का शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री रहते वहाँ पर इतना काम हो गया है, वहाँ पर बीजेपी का जो वजूद खड़ा हो गया है कि वहाँ पर बीजेपी के हारने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है जी। कोई बहुत ज़्यादा आसमानी सुल्तानी हो जाए तो ये अलग बात है, लेकिन ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर दिख नहीं रही हैं और केवल मार्जिन की लड़ाई होगी यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर यदि मार्जिन कम होता है तो माइनस मार्किंग के लिए शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पार्टी के सामने होगा, वो उन पर निशाना साधेंगे। मार्जिन बढ़ेगा तो
बीजेपी पार्टी श्रेय लेने के लिए आ जाएगी कि भाई वो देखो शिवराज सिंह चौहान थे, उनको कम वोट से जीत मिली, लेकिन अब हमने चुनाव लड़ाया तो हम ज़्यादा वोट से जीत गए। तो दोनों स्थिति में वहाँ पर जो यदि फेस कोई है निशाने पर रहने वाला तो शिवराज सिंह चौहान का है जी। विजयपुर वो जगह है जहाँ पर कि कांटे की लड़ाई हम मान सकते हैं कि ये विजयपुर इधर भी जा सकती है, विजयपुर उधर भी जा सकती है। इसीलिए कांग्रेस जो मौजूदा परिस्थिति है, हाँ, इसीलिए कांग्रेस ने इतने समय से अपने नेताओं को लगाया। आपने जो कहा ज़्यादा जोगी मत हो जाड़, तो यदि वो एक नेता को लगाते तो फिर आप कहते कि देखो भाई इतना बड़ा चुनाव है और कांग्रेस अभी इतनी हारी है और फिर एक ही आदमी के जिम्मेदार है। तो इसलिए जो है उनके साथ तो मजबूरी भी थी कि वहाँ पर जोर लगाएं। और उनके जो बड़े नेता थे वहाँ के विजयपुर पे, जिसके दम पर बीजेपी श्योपुर जिले में, माफ कीजिए कांग्रेस श्योपुर जिले में चलती थी, वही अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बीजेपी में चलेंगे। अब बीजेपी से उम्मीदवार है तो निश्चित तौर पर वहाँ पे जो है कांग्रेस को ज़्यादा मेहनत की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा लोगों को उतारा। कांग्रेस के साथ एक प्लस पॉइंट वहाँ पर बहुत बड़ा यह है कि बीजेपी के जो 2 पूर्व विधायक हैं वो नाराज हैं। सीताराम आदिवासी सहारिया समाज से आते हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी का प्रदर्शन कर ही दिया और बाबूलाल मेहरा ने भी नाराजगी का प्रदर्शन कर दिया वो तो। लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने प्रदेश नेतृत्व का ये दावा है कि उन्हें इन दोनों लोगों को मना लिया, संतुष्ट कर लिया। और हमें ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले ये जो दोनों नाम जो हमने लिए हैं, ये दोनों नाम निगम मंडल की कुर्सियों पर आसीन दिखेंगे, उनको जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा क्योंकि चुनाव सामने है। लेकिन कांग्रेस के पास एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर दावेदार और है मनोज जी, जो कि बीजेपी से ही गया है, जो पिछले चुनाव में निर्दलीय मैदान में था और 45,000 करीब वोट लिए उन्हें, 40 से 45,000 के बीच उनका वोट का फिगर है। निर्दलीय चुनाव मैदान में फिर वो बीजेपी में आए, बीजेपी उनको संभाल नहीं पाई, 2 महीने के बाद वो कांग्रेस में चले गए। तो वो जो है वो मल्होत्रा जी वो कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद वहाँ पर साबित होंगे। दूसरी बात जो है रामनिवास रावत को लेकर बीजेपी के अंदर और रामनिवास रावत के जाने से के रहते वहाँ पे जो कांग्रेस में जो नाराजगी थी उसका फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश करेगी। तो एक बड़ा समीकरण वहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी को चूंकि चुनाव मैनेजमेंट में माहिर पार्टी है, जैसा आप देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहाँ पर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, तेंदुपत्ता बोनस वितरण करने के लिए भी उन्होंने उस जगह को चुना जहाँ उतने ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। तो वो सारे बीजेपी जो है सरकार के पूरे कार्यक्रम वहाँ लेकर जा रही है, पार्टी अपने पूरे संगठन को वहाँ झोंक रही है और चुनाव लड़ने का एक बीजेपी का अपना तरीका है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी वहाँ पूरा जोर लगा रही है। चुनाव बहुत जो है, यदि हम कहें कि वाकई में कांटे की टक्कर वाला चुनाव कोई होने वाला है तो विजयपुर है, जहाँ पर कि हमको किसी की भी साख दांव पर लगी हुई दिखाई देगी कि कोई भी चुनाव मैदान में है उसकी साख दांव पे हो सकता है कि दोनों उम्मीदवार यदि कांग्रेस बीजेपी लड़ रहे हैं, कोई तीसरा वहाँ पे खड़ा हो जाए बागी निर्दलीय कि उसकी किस्मत भी खुल जाए, ऐसी स्थितियाँ भी वहाँ पर बन सकती है। इसलिए वहाँ चुनाव काफ़ी रोचक विजयपुर का होने वाला है। तो विजय जी चुनाव तो काफ़ी रोचक होने वाला है जो दोनों हमने शायद देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है ना कि संकट सबसे बड़ा बीजेपी के सामने है कि बुधनी को लेकर बात करें कि उनका चेहरा कौन होगा। ये सवाल सबसे बड़ा है। जो प्रभु जी ने कहा कि साख दाव पर शिवराज की है, तो क्या उनकी पसंद का चेहरा पार्टी देगी या संगठन की पसंद का कोई व्यक्ति होगा? और अगर संगठन की पसंद का रहा तो क्या शिवराज उतनी मेहनत करेंगे, या शिवराज की पसंद का उतना रहा तो संगठन तो मेहनत करेगा ही सही। और जीत हार के अंतर को लेकर चर्चा होना है, होगी भी, क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा और बाद में कोई और दूसरा लड़ता है तो अंतर तो दिखता ही है साफ। मुझे जी अंतर तो दिखता है और अंतर दिखेगा भी। रही बात के बुधनी में चेहरा कौन होगा, तो मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ उम्मीदवार कोई भी हो, चेहरा शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। वहाँ शिवराज सिंह के नाम पर चुनाव होगा, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। जो प्रभु जी ने कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार वो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं उससे पहले भी कर रहे हैं, और जो विकास कार्य वहाँ पर हुए, तो अब साख भी दाव पर शिवराज सिंह चौहान की लगी है, चेहरा भी शिवराज सिंह चौहान है। जो भी होगा वहाँ पे उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान से हटकर नहीं होगा, लगातार वहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपको चेहरा वहीं से लाओगे, कहीं और दूसरी जगह से ला नहीं जाओगे कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र से, दूसरे लोकसभा क्षेत्र से कहीं आप व्यक्ति ले आओगे। तो वहाँ पे शिवराज जी के अलावा कोई नहीं है। मतलब जो भी वहाँ पे उम्मीदवार होगा वो शिवराज जी का ही होगा। मनोज जी, जितने भी लोग हैं वो शिवराज जी के ही हैं, क्योंकि लगातार सत्ता में रहने से वहाँ कोई गुटिये हमने व्यवस्था नहीं देखी है जैसे अन्य जगह पे आप देख सकते हो। तो वहाँ जितने भी लोग हैं वो शिवराज सिंह चौहान के हैं, बीजेपी में हैं, बीजेपी के लोग हैं वो शिवराज जी के हैं। तो यहाँ पे तो कोई मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का कोई विवाद हो जिस तरह का हम विजयपुर में झगड़े देख रहे हैं। क्या ऐसी खबरें आपको लगा कि कहीं से आ रही हूँ? नहीं आ रही हूँ। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे दावेदार के रूप में एक कार्तिकेय चौहान भी हैं जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं भी मिलेगा। जिसको भी मिलेगा वो शिवराज सिंह चौहान की पसंद होगा। शिवराज सिंह चौहान उसके लिए प्रचार करेंगे, वो उसके लिए वोट मांगेंगे, अपने नाम पर मांगेंगे, जो भी होगा। बाकी वहाँ उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि आपको साधने के लिए कोई नाराज है तो उसको आपको निगम मंडल में बिठाना पड़े कि भैया आपको टिकट नहीं दे रहे तो आप
वो तमाम परिस्थितियां बुधनी में नहीं है। तो बुधनी का तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत है वहाँ पर। जो प्रभु जी ने कहा है कि वहाँ पे सिर्फ मार्जिन का गेम है, और चर्चा भी इसी बात पर होगी कि शिवराज सिंह चौहान को कितने वोट मिले और अब जो उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले। उसके दावे प्रतिदावे भी अलग हो जाएंगे, 4 दिन बात होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस को विजयपुर में जो ताकत लगा रही है, एक उसको संभावना है, और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है मनोज जी कि यदि वो एक सीट, उसको भी मालूम है कि बुधनी में हम ताकत जरूर लगा रहे हैं, लेकिन मार्जिन कम कर देंगे तो ये उनका प्लस होगा, उनके लिए जोश बढ़ेगा। और जीतू पटवारी के लिए एक तरह का एक माहौल बनेगा कि देखिए जीतू पटवारी जब से आए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, चाहे बुधनी में जाकर टिफिन पार्टी करें, वो चाहे वो विजयपुर में 30-30 विधायकों को उतार दें, खुद वहाँ पर सक्रिय हो जाएं, क्योंकि एक संभावना है यदि यहाँ खुदा ना खास्ता कांग्रेस को प्लस हो जाता है, एक सीट जीत लेती है, तो ये संजीवनी का काम करेगी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए। और जीतू पटवारी के नेतृत्व क्षमता पर जो बीच बीच में यदा कदा सवाल उठते हैं, वो सवाल उठना बंद हो जाएंगे, हाईकमान का विश्वास होगा और इसका फायदा पूरी कांग्रेस को मिलेगा। इसलिए जीतू पटवारी वहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं। मार्जिन भी कम कर देंगे तो निश्चित तौर पर ये लगेगा कि सत्ता उनके पास है, सत्ता की वजह से, अन्य तमाम तरीके की उनकी रणनीति की वजह से वो कह सकते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया है, तमाम आपने पैसे का, धन का, बल का, सत्ता का ये दुरुपयोग किया है। लेकिन वो मार्जिन कम कर देते हैं, आम आरोप है मनोज जी, लेकिन मार्जिन भी कम कर देते हैं, जीत का अंतर भी घटा देते हैं, तो ये भी एक तरह से उनकी जीत होगी। वो तो देखिए आप 99 पे भी आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में सत्ता उनकी आ गई। यदि मध्य प्रदेश में वो उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ मार्जिन घटा देते हैं, बहुत अंतर कम से यदि बीजेपी जीतती है, ये भी उनके लिए जीत की तरह होगी और इसको भी वो भुना लेंगे और उनके लिए फायदेमंद साबित कर लेंगे उसको। तो 3-4 चुनाव का रिकॉर्ड देखें खिलावन जी, तो बुधनी भले आसान लगे बीजेपी के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि राजकुमार पटेल हो, देवेंद्र पटेल हो, और खुद मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह मैंने उपचुनाव लड़ने गए थे, प्रभु जी भी वहाँ मौजूद थे तब तो उस समय भी शिवराज जी को बहुत मेहनत करना पड़ी थी, गांव-गांव पदयात्रा निकालना पड़ी थी जब वो चुनाव जीत पाए थे। तो ऐसा भी नहीं है कि कई बार होता है कि आदमी के चेहरे पर भी एक अतिरिक्त वोट मिल जाता है, तो ये भी एक संकट बीजेपी के सामने होगा। और कांग्रेस के सामने भी चेहरा कौन हो, कांग्रेस के पास ये भी एक संकट है, क्योंकि कभी वो अरुण यादव को चुनाव लड़ाने ले जाते हैं, फिर पिछले बार हमने देखा कि वो विक्रम मस्ताल को चुनाव लड़ाने ले गए थे और यहाँ से महेंद्र सिंह चौहान को ले गए थे इससे पहले। देखिए दोनों जगह मुझे लगता है मनोज जी, और बुधनी और विजयपुर दोनों में दोनों जगह के पास कांग्रेस के पास चेहरे का संकट तो है। बुधनी में सबसे ज्यादा है और विजयपुर में थोड़ा कम है। विजयपुर में आसान से उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, और बुधनी में भी आसान है, लेकिन चेहरा कौन हो ये सुनिश्चित नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान पिछले लगातार 5 बार चुनाव जीते, वो 14 के बाद से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसी क्षेत्र में राजेंद्र सिंह ठाकुर जो विधायक थे भाजपा के, उससे इस्तीफा दिलवा करके वो सीट पर आए थे और लगातार जीत रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये उससे पहले के यदि चुनाव को देखें हम तो रामपाल सिंह भी जीते वहां से, रामपाल सिंह की पत्नी, समझ लीजिए रामपाल सिंह की पत्नी भी जीती। उससे पहले कांग्रेस के देव कुमार पटेल और राजकुमार पटेल भी जीते, लेकिन उसको कांग्रेस को वहां जीत का स्वाद चखे हुए काफी लंबा अर्सा हो गया, कम से कम 20-22 साल हो गया, 20-25 साल हो गया। तो मुझे लगता है लंबा बहुत गैप है और बहुत लंबा अर्सा होता है। छिंदवाड़ा में भी देखते थे ना, ये हम गुना में भी देखते थे, इस बीच कई प्रयोग किए, ये हमने लाहौर में भी देखा अभी इसी चुनाव में। हाँ, कांग्रेस ने कई प्रयोग किए हैं बुधनी में, लेकिन कोई भी प्रयोग उनका सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार भी कि इनको चुनाव लड़ाएंगे ये सुनिश्चित अभी तक नहीं बन पाया है। मुझे लगता है कुछ नाम भी उभर कर सामने नहीं आए हैं अभी, जबकि बुधनी से भाजपा में कई नाम है। खुद शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान का नाम है, रमाकांत भार्गव जी हैं जो सांसद रहे हैं और इस बार शिवराज जी को टिकट मिलने के कारण उनसे घर बैठाया गया है। उपाध्याय जी हैं जो ऐसा अनुमान तो केपी यादव को लेके भी लगा रहे थे ना कि गुना में शायद सिंधिया की जगह उनको टिकट दिया तो राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन नहीं, लेकिन विधानसभा वहाँ परिस्थितियां बहुत विपरीत थी, परिस्थितियां बहुत ज्यादा। यहाँ यदि शिवराज सिंह चौहान यस कर देते हैं रमाकांत के नाम पर, तो मुझे लगता है कि कोई फिर उनको चुनाव जीतने से रोक भी नहीं पाएगा। एक नाम मैंने उपाध्याय जी का नाम बताया जो सलकनपुर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, और ये तीनों नाम ऐसे हैं जो शिवराज की सहमति से ही तय होना है। जो तय करना है भाजपा मुझे लगता है शिवराज पर ही निर्भर करेगी। हाँ, एक बात अलग है, भाजपा में जिस तरह से नया ट्रेंड चला है कि हम किसी राजनेता के
परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मुझे लगता है इसी कारण से कार्तिकेय चौहान का नाम ड्राफ्ट किया जा सकता है, किसी और दूसरे सक्रिय कार्यकर्ता को वहां अवसर दिए जाने की बात उठ सकती है। तो कुल मिलाकर के मुझे ये कहना है कि मेरा ये मानना भी है कि भाजपा को बुधनी में प्रत्याशी चयन में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को बहुत ज्यादा दिक्कत है, कांग्रेस को चुनाव जीतने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। लेकिन जो टारगेट है, मुझे लगता है कि ये 2 उपचुनाव होंगे, उसमें पूरी तरह से टारगेट करके विजयपुर पर ही कांग्रेस फोकस करेगी, क्योंकि जीत की संभावना वहां ज्यादा है। वहां क्योंकि भाजपा छोड़कर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं रामनिवास रावत जी और मंत्री बने हैं, तो उनके खिलाफ भी आक्रोश है लोगों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी है और भाजपा में असंतोष भी है। भाजपा में नए आदमी को ला करके उनको मंत्री बना देना, फिर विधायक का टिकट भी दे देना, इस बात को लेकर के जो दरी फट्टे उठाने वाले भाजपा के कार्यकर्ता हैं या जो लंबे समय से रामनिवास रावत के खिलाफ ही संघर्ष करते रहे हैं, तो उन पे आक्रोश है और ये दिखा भी है। तो ये तब से मामला चल रहा है कि इतने सारे ये दिखा भी है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री गए थे वहां, तो मंच पे ही ये बात दिखाई दी है और दो विधायक है, पूर्व विधायक वहां के, वो तो काफी नाराज बताए जाते हैं। भी किया था सीताराम आदिवासी बाबूलाल मेवरा का। प्रभु जी, संकट ये भी ना कि मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के पास तमाम सारी उपलब्धि होती है गिनाने के लिए। इसके साथ ही उपचुनाव में एक पब्लिक परसेप्शन रहता है कि चलो जो जिसकी सरकार है उसके साथ चला जाए, चाहे क्षेत्र का विकास हो जाए। तो ऐसे में और चुनौती बढ़ जाती है विपक्षी पार्टी। ऐसे देखिए, अभी चुनाव प्रभु जी से सवाल था खिलावन जी। हाँ, निश्चित तौर पर मनोज जी चुनौती बढ़ जाती है। कांग्रेस के पास ज़्यादा चुनौती है कि उनको मुद्दे ऐसे लेकर आए जिस पे जनता उन पर भरोसा करे। शायद जीतू पटवारी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरीके से यूथ को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो जो है इस पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। और चूंकि रामनिवास रावत अपने आप में विजयपुर में एक बड़ा मुद्दा है, रामनिवास रावत के पक्ष में मुद्दा ये है कि 27 साल बाद वो मंत्री बने, वो फिर कह रहे हैं कि जो है मैं अपने क्षेत्र की सेवा करूँगा, जो अधूरा रह गया और काम पूरे करूँगा। कांग्रेस के या उनके विरोधियों के लिए यह है कि भाई क्या मंत्री बनने के लिए दल बदल कर लिया, तो मुद्दा तो वहाँ पर भी है। लेकिन बुधनी के लिए जो बात अभी कह रहे थे खिलावन जी, यदि बीजेपी आला कमान को शिवराज सिंह चौहान को डाउन करना है तो हो सकता है उनके परिवार से ही टिकट दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझना बहुत मुश्किल काम है। आपने मध्य प्रदेश में परिवारवाद के खिलाफ पार्टी है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपने एक सीट पे एक मंत्री की पत्नी को टिकट दे दिया, उसके बाद मंत्री से कहा कि आप इस्तीफा दे दो, मंत्री इस्तीफा नहीं दिया तो उसका बड़ा विभाग लेके छोटा विभाग दे दिया। तो ये बीजेपी इस तरीके के खेल भी करती है। तो हो सकता है यदि शिवराज सिंह चौहान का जिस तरीके से दिल्ली में वो कद बढ़ा रहे हैं अपना, जिस तरीके से उनके जाते ही साथ देखिए जो चंपई सोरेन जो आ नहीं रहे थे वो अचानक आ गए, बिल्कुल। तो इस तरीके से यदि उनको ये लगता है बीजेपी को कि यदि शिवराज की मदद दिल्ली से आके उन्होंने शक्ति अपनी दिखा भी दी थी पूरे मध्य प्रदेश, तो उनको ये लगता है कि यदि शिवराज सिंह चौहान को 2 हाथ से कद बढ़ाना है तो भी उनके परिवार में दे सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान का कद घटाना है तो भी उनका परिवार का इस्तेमाल कर सकती है। नहीं तो फिर शिवराज समर्थक तो पूरा बुधनी ही शिवराज समर्थक है, आप जिस पे भी हाथ रखिए वो शिवराज समर्थक है वहाँ पर, तो टिकट किसी को भी दें, चुनाव वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे जी। तो लेकिन सवाल ये है ना ब्रजेश जी, चुनाव तो वो लड़ेंगे, लेकिन जो आपने कहा था कि जीतू पटवारी के लिए भी शक्ति परीक्षण की बात है, ताकत आजमाने की, तो ये स्थिति तो बीडी शर्मा के लिए भी है, क्योंकि अब संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो शायद वो चाहेंगे कि जो शुभंकर माना जाता है तो जीत के साथ विदाई हो, और नए मुख्यमंत्री भी चाहेंगे कि 29 सीटों की जो उपलब्धि उनके खाते में गई है लोकसभा सीटों की, वो सिलसिला उपचुनाव में बरकरार रहे जीत का। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भी चाहेंगे कि छिंदवाड़ा में जिस तरह से उन्होंने जीत दिलाई है वो सिलसिला बरकरार रहे, ताकि उनकी भी साख बने कि देखिए शिवराज जी इतने लोकप्रिय नेता थे, उनके जाने के बाद भी पार्टी संगठन कितना मजबूत है, जमीन स्तर पर काम कर रहा है, और जो जोड़ी है अब तक देखिए आप संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बेहतर दिख रहा है। तो दोनों ही नेता चाहेंगे, चाहे वो बीडी शर्मा हो चाहे सीएम मोहन यादव हो, वो भी चाहेंगे कि हाँ ये दोनों ही सीटें हम जीतें, बड़े मार्जिन से जीतें, तो ये कहा जा सके कि भाई देखिए सरकार बेहतर काम कर रही है, संगठन से तालमेल बन रहा है, तो दोनों ही कौन चाहेगा कि भाई थोड़ा भी लूज करें। यदि बीडी शर्मा अध्यक्ष नहीं भी बनते हैं तो उसके अंक तो जुड़ी जाते हैं ना, उनके खाते में एक उपलब्धि तो जुड़ी जाएगी ना, शामिल हो जाएगा, उसका कहीं ना कहीं उनको भी फायदा होगा। और पार्टी इस बात का ध्यान रखेगी कि देखिए बीडी शर्मा जब से बने पार्टी के लिए कितना बेहतर काम किया, उन्होंने संगठन को कितना मजबूत किया है कि लगातार जीतते रहे। और सीएम के फेवर में भी ये जाएगा कि देखिए हमने मुख्यमंत्री बदला
तो उसका फ़ायदा भी हमें पार्टी में मिला। 29 के 29 जीत चुके हैं, अमरवाड़ा जीत चुके हैं, जो भी उपचुनाव हुए उस पर सफलता मिली। और सत्ता और संगठन का तालमेल रहता है तो निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए तय हो जाएगा फिर शायद कि अब बीना में भी उपचुनाव होगा कि नहीं होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो दोनों ही सीटें बिल्कुल साख का सवाल बनी हुई दोनों ही पार्टियों के लिए। एक तरफ मंत्री हैं और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री की सीट है। तो ऐसे में सवाल यही कि कांग्रेस को ये तय करना है कि उसको पूरी ताकत कहाँ लगाना है, और बीजेपी के लिए संकट यही है कि उसको एक मंत्री की सीट भी बचाना है और एक केंद्रीय मंत्री की सीट पर भी अपनी लीड बढ़ाना है या सीट को बरकरार रखना है। अब इसमें कौन सफल हो पाएगा ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।